नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का। आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं आगरे का ताजमहल और आज हमारे साथ आज के गाइड मिस्टर कलीमुद्दीन जी हैं। तो मिलिए इनसे और एक्सप्लोर करेंगे इन्हीं के साथ हम लोग आज ताजमहल। तो स्वागत है एक बार कलीमुद्दीन जी आपका हमारे चैनल में। तो कलीमुद्दीन जी आज आपको आज के होस्ट हैं इस वीडियो के, यही आज दिखाएंगे और बताएंगे ताजमहल कैसा है, क्यों यहाँ पे बना, कैसे कैसे इसकी मरम्मत होती है, कैसे कैसे ये इसकी नींव रखाई, कहाँ से कारीगर आए, कैसे कैसे यहाँ आज 400 साल पुराना हो गया है ताजमहल। ये सारी चीज़ें आज कलीमुद्दीन जी इस वीडियो के माध्यम से हम सबको बताएंगे। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हम लोग कलीमुद्दीन जी के साथ। उससे पहले एक बार जान लेते हैं कलीमुद्दीन जी कहाँ पे मिलेंगे आपको। अगर आप लोग भी आते हैं आगरा घूमने के लिए, ताज को एक्सप्लोर करने के लिए, तो कलीमुद्दीन जी से आप लोग कैसे मिल सकते हैं, इनका रेट क्या होता है, कैसे ये हायर किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपको 1 मिनट के अंदर कलीमुद्दीन जी बताएंगे। तो कलीमुद्दीन जी आप बताइए कैसे क्या। हम लोग यहाँ पर ताजमहल के लिए गवर्नमेंट साइड से अप्रूव गाइड होते हैं और हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों की सर्विस के लिए यहाँ पर ऑफिस दिए गए हैं बाहर की साइड में, जहाँ से आप लोग हमारी फर्स्ट मीटिंग जो होती है वहाँ पर आप लोग हमसे ताजमहल के घूमने के बारे में जानकारी ले सकते हैं। टिकट कैसे बनाना है वो पूछ सकते हैं। ताजमहल अंदर आने के बाद में सारी जो इसकी व्यूज़ हैं, डिटेल्स हैं, ताजमहल की स्पेशलिटीज़ है, उसके बारे में आप लोगों को सारी जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मुख्य द्वार पर खड़े हैं, ये मुख्य द्वार जो है ताजमहल का फर्स्ट एंड लास्ट गेट है। यहाँ से अंदर जाने बाद ताजमहल के सारे व्यूज़ देखे जा सकते हैं। ताजमहल का जो विज़िट होती है इस मुख्य द्वार से ही स्टार्ट होती है, शुरू होती है। तो इसकी जो है 105 फीट की ऊंचाई है। इस ताजमहल की एक पर्सनैलिटी को यहाँ पर जो है हाईलाइट करता है और ये जो रॉयल गेट के नाम से फेमस है। इससे अंदर जाने के बाद में ताजमहल के सारे व्यू स्टार्ट होते हैं। चलिए और एक्सप्लोर करते हैं ताजमहल को। ताजमहल में यहाँ से हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये ताजमहल में अंदर आने के लिए पश्चिम द्वार चुना है। इसके बाद दूसरा द्वार उधर पूरब में है और तीसरा दक्षिण में है। उत्तर में यमुना नदी है, वहाँ से अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये तीनों गेट अलग अलग दिशाओं में हैं। यहाँ से अंदर जाने के बाद में ताजमहल का मुख्य द्वार आता है। वहाँ से अंदर एंट्री के बाद में ताजमहल के दर्शन होते हैं। वहाँ की जानकारी हम आपको रॉयल गेट के सामने देंगे, जो मुख्य द्वार के सामने हम लोग पहुँचेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं ताजमहल का दीदार। सॉरी, आपको तो ऑनलाइन है, टिकट मेरी ऑनलाइन है। हाँ, ऑनलाइन की बात है। उसकी स्लिप जो आती है ना काउंटर से, अच्छा, उसमें आपका प्राइस मेंशन होता है, तो ऊपर जाने के लिए स्लिप शो करता है। ये कौन सा गेट है सलीम जी? ये ताजमहल का मुख्य द्वार है। इसको शाही दरवाज़ा, रॉयल गेट भी कह सकते हैं। अच्छा ये एक ही गेट है जिससे ताजमहल में अंदर तक हम लोग जा सकते हैं। अच्छा। और इस गेट की जो स्पेशलिटी है ये है कि 105 फीट ऊंचा है ये डोर, और उसके बाद छोटे छोटे डोम लगे हुए हैं। ये गिनती के लिए लगाए गए हैं कि ताजमहल को बनाने में कितना समय लिया गया था। 11 डोम अंदर वाली दीवार पर हैं, 11 बाहर वाली दीवार पर हैं। ये इस बात का प्रमाण देते हैं कि ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लिया गया था। 22 साल का समय। और 20,000 कारीगरों ने यहाँ पर रोज़ ताजमहल को बनाने में मेहनत की थी। उसमें जो मुख्य कारीगर थे वो ईरान से बुलाए गए थे। तो उन ईरानी कारीगरों को राजा ने जब तक ताजमहल का काम चला, जब तक बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी, उनको दिन में यहाँ काम करने के बाद में जो कमरे बने हुए हैं साइडों में, यहाँ पर उनको रहने की व्यवस्था की गई थी। उनको खाना पीना सब कुछ यही दिया जाता था। जब ताजमहल बन के तैयार हुआ तब उन लोगों को बाहर जाने की आज्ञा दी गई। मतलब जब तक ताजमहल का काम चला तब तक वो सारे कारीगर यहीं पर रहते थे। बाकी जो उनके हेल्पर जो हुआ करते थे, जो इंडियन कारीगर थे, हिंदुस्तानी कारीगर, वो लोग आ जा सकते थे। अच्छा। क्योंकि ताजमहल को बनाने के लिए शाहजहाँ की ये सोच थी कि ये एक ऐसी इमारत बनानी है जो दुनिया में न कभी बनी हो न कभी बन पाए। तो यहाँ पर अगर जैसे लेबर का आना जाना बाहर रहता तो ताजमहल को दोबारा कभी बना सकते थे वो लोग। इसकी कॉपी कहीं दोबारा की जा सकती थी। तो ये ताजमहल दुनिया में एक ऐसी इमारत है, इससे पहले न कोई ऐसी बिल्डिंग बनी है, न इसके बाद कोई ऐसी बिल्डिंग बन पाई है। ये ताजमहल एक मोहब्बत का एक प्रमाण है। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी को उनको जीवन में बहुत प्रेम दिया था, लेकिन मरने के बाद लोगों को इस ताजमहल रूपी संदेश दिया गया है कि उन्होंने अपनी पत्नी को उनके जीवन में कितना प्रेम दिया था। आगरा शहर जो है वो ताजमहल के लिए ही मशहूर है, इसके लिए ही पहचाना जाता है। अगर यहाँ ताजमहल नहीं होता तो आगरे की कोई वैल्यू नहीं। ये मुगलों के समय की आगरा शहर राजधानी रहा है। इसमें 3 बड़ी बड़ी इमारतें हैं। आगरा किला है, ताजमहल है, सिकंदरा है और दयाल बाग है। बाकी 2 छोटी इमारतें और भी हैं जो एतमादौला और रामबाग के नाम से पहचानी जाती है। अब हम लोग मुख्य द्वार से अंदर जाएंगे। इस मुख्य द्वार से अंदर जाते समय जब हम लोग ताजमहल को फोकस करेंगे तो हमको इस तरह फील होगा जैसे ताजमहल हमारे साथ पीछे चलता जा रहा है। अच्छा। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ताजमहल पीछे चलता जाएगा
हम लोग जैसे लौट के आएंगे तो ताजमहल हमारे साथ लौटने में लगता है। ये गेट के ऊपर अरबी भाषा में कुरान लिखा हुआ है। इसका लिखने का कारण ये था कि जब ताजमहल बना था उस समय बहुत सारी परेशानियाँ आई थी, तो शाहजहाँ ने अपने भगवान से, अपने अल्लाह से दुआ की। जब उनको सफलता मिली तो उन्होंने उस कुरान को यहाँ पर लिखवा दिया। आज यहाँ पर हज़ारों लोग ताजमहल देखने आते हैं। इस ताजमहल की विशेषता है कि इस ताजमहल में आने के बाद लोगों को कभी भी कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। कोई यहाँ पर घटना नहीं घटी है, क्योंकि यहाँ पर आने से लोग जो है इसका एक संदेश लेते हैं कि राजा ने अपनी जो मुमताज़ थी उनकी पत्नी, उनके लिए एक ऐसा महल बना दिया है कि आज दुनिया में जब तक ये ताजमहल है तब तक उनको लोग याद करते रहेंगे। ये कभी ना ख़त्म होने वाली प्रेम कहानी है जो अजर और अमर है। क्राउड हमेशा इतना ही रहता है या इससे ज़्यादा भी रहता है? मिनिमम इतना रहता है। मिनिमम क्राउड यही रहता है? इससे ज़्यादा होता है। कभी कभी जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं या कभी बच्चों के पेपर वगैरह होते हैं तो थोड़ा इससे कम होता है। अच्छा। एक दिन में जो ताजमहल घूमने वालों की संख्या होती है कम से कम 25 से 30 हज़ार होती है। अच्छा, ये बताइए, ये एंट्री गेट और एग्जिट गेट सेम ही है? नहीं, ये एंट्री गेट है, एग्जिट गेट इसके बराबर में है, वो छोटा है वो द्वार। अच्छा, मतलब ये लोग जो आ रहे हैं ये लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। ये जो एंट्री गेट इसका जो बनाया गया है बिल्कुल बीच में बना हुआ है, सेंटर में है ये। अच्छा, यहाँ से लेके मुख्य द्वार को लेकर के जो दक्षिण द्वार है। अच्छा, ये सामने दक्षिण द्वार है। हाँ, और ये पश्चिम द्वार है। पश्चिम है। अच्छा, और इधर पूरब से भी कोई द्वार है? पूरब से भी एंट्री होती है, पूरब से भी एंट्री है। दक्षिण से एंट्री नहीं है, सिर्फ बाहर जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ अंदर जाने के बाद जो ताजमहल का सारा सेंटर पॉइंट है, जैसे अंदर फुवारे बने हुए हैं, बीच में सफेद टैंक बना हुआ है पानी का, मेन बिल्डिंग की जो वाइट बिल्डिंग है इसका जो सेंटर है, मुख्य एंट्री जो है जो जहाँ पर मुमताज़ शाहजहाँ की समाधियाँ हैं, ये सब कुछ एक सीध में बना हुआ है। ताजमहल को बनाने के समय इंची टेप वगैरह नहीं लगाए गए थे, बिल्कुल इसका पूरा माप धागे से लिया गया था। लेकिन गलती की यहाँ पर कोई भी कहीं की कोई नहीं है, गुंजाइश नहीं। ये ताजमहल का प्लानिंग मैप है। अच्छा, ये प्लानिंग मैप है। ये 3 गेट हैं इसके। ये पश्चिम गेट है, यहाँ से हम लोग आए हैं। ये पूरा गेट है जो एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट है ये। और ये दक्षिण गेट है जो अभी हम लोग जो मार्केट की तरफ से जो आता है ये। तो ये तीनों गेट हैं ताजमहल के। ये रॉयल गेट है, यहाँ पर 4 गार्डन है, इसको 4 कोर्ट बोलते हैं 4 बार। अंदर जाने पर 16 गार्डन है। ये बीच में सफ़ेद टैंक बना हुआ है पानी का। इधर इनका म्यूजियम है, उस साइड में गेस्ट हाउस है। और आगे जाएंगे इधर मस्जिद बनी हुई है, उस पर इनका जो है कॉन्फ्रेंस रूम है। अच्छा, ये बीच में मेन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, पीछे जमुना नदी है। उधर है। अब यहाँ से ताजमहल की सुंदरता जो है वो इस तरह लगती है जैसे हमारे साथ ताजमहल पीछे पीछे चलता जाता है हम लोग। ये मेन गेट हो गया इसका? ये मुख्य द्वार है, यहाँ से ताजमहल का एंट्री होती है। अब यहाँ से अंदर जाने के बाद ताजमहल का दर्शन होता है। ये नहीं करवा नहीं लोग। अब हम लोग ताजमहल के मुख्य द्वार से अंदर आ चुके हैं। ताजमहल का जो मुख्य इमारत है उसके सामने हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ से ताजमहल की जो ब्यूटी है वो देखी जा सकती है। यहाँ पर आपको ताजमहल के बारे में वो सूचनाएँ दी जाएगी कि ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था, कितना पैसा खर्चा हुआ था, किन कंडीशन में बना था। एक्चुअली में ताजमहल शाहजहाँ ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया था। मुमताज़ का रियल नेम अर्जुमन बानो बेगम था। शाहजहाँ ने जब इनसे शादी की तो उनको एक टाइटल दिया था मुमताज़ महल का, बिकॉज ये ताजमहल ये मुमताज़ जो थी बहुत सुंदर थी। ये पर्शिया से बिलोंग करती थी, पर्शिया से थी। हाँ, और इनको शाहजहाँ ने बहुत अपने जीवन में तीनों रानियों से ज़्यादा प्यार दिया था। कारण ये था कि मुमताज़ को जो परिवार जो दिया था वो शाहजहाँ की फैमिली जो थी मुमताज़ से जो है उनके आगे बढ़ी थी। तो शाहजहाँ ने सोचा तो ये था कि अपनी पत्नी को उनके जीवन में एक ऐसी ही प्रेम कहानी के रूप में एक ऐसा महल बना के प्रस्तुत करेंगे जो दुनिया के लिए एक मिसाल रहेगा। लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि मुमताज़ इस महल को अपनी आंखों से देख पाती। शाह मुमताज़ के जब 14वें बच्चे की पैदाइश का समय आया उस समय मुमताज़ बीमार पड़ी और बीमारी के कारण ही मुमताज़ की मृत्यु हुई। 14वें बच्चे को जन्म देते हुए
मुमताज़ की मृत्यु के बाद में शाहजहाँ बहुत देर तक दुखी रहे। इन्होंने लोगों से मिलना जुलना, राजपाट के सारे कामकाज छोड़ दिए थे। और जब वो नॉर्मल हुए तो उनको याद आया, उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ वायदा किया है। जब वो नॉर्मल हुए तो उन्होंने ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया। 22 साल लगे थे इस महल को बनाने में। 22 साल तक मुमताज़ की बॉडी को यहाँ प्रिजर्व किया गया। ताजमहल बनके कंप्लीट हुआ। अंदर महल में उनकी समाधि बना दी गई और उनकी बॉडी को वहाँ ले जाके रख दिया गया। शाहजहाँ ने अपनी समाधि अपने जीवन काल में ही बना दी थी और उन्होंने बिल की थी कि उनके डेथ होने के बाद उनकी बॉडी भी यहाँ लानी है और मुमताज़ की साथ वाली समाधि में रख देनी है। तो ये बिल उनके बेटे औरंगज़ेब ने पूरी की। शाहजहाँ जब औरंगज़ेब की कैद में आगरा फोर्ट में थे तो वहाँ वो बीमारी के कारण उनका जो मृत्यु जब हुई थी, उनके बेटे ने अपने अंतिम जो फ़र्ज़ था उसको पूरा किया और अपने पिता की शव को यहाँ लाके मुमताज़ की साथ वाली समाधि में रख दिया गया। तो ये जो महल जो दिख रहा है सामने, इस महल में 2 समाधियाँ हैं। बीच में छोटी समाधि रानी मुमताज़ की है और बड़ी समाधि साइड में शाहजहाँ की है। लेकिन जहाँ समाधि हम लोग जो देखने जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर में, वो नकल है। असली समाधियाँ नीचे गर्भगृह में है, क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा है 1984 के बाद बंद कर दिया गया है। क्योंकि जब नीचे लोग बहुत कम संख्या में जाते थे तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी जब ज़्यादा लोग जाते हैं नीचे तो नीचे ऑक्सीजन कम होने लगता है। तो पब्लिक की सेफ्टी पर्पज से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि नीचे वाला पार्ट को बंद करके ऊपर से आप लोगों को ताजमहल देखने की आपको परमिशन मिलेगी। ताजमहल का ये सुंदर रूप चारों दिशाओं से ऐसे ही नज़र आता है। इसको पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं से भी देखेंगे, इसकी ये सुंदरता चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसी है। इसकी जो चारों मीनारें हैं ये बराबर की हैं, छोटी बड़ी नहीं है। 2 पीछे होने के कारण छोटी दिखती हैं, 2 आगे हैं इसलिए बड़ी दिखती हैं। लेकिन इन मीनारों में एक स्पेशलिटी है कि मीनारें थोड़ी सी बाहर की साइड टिल्ट आएंगी, झुकी हुई है। ये लॉजिक है। सोचा गया था कभी भगवान न करे यहाँ भूकंप आता है तो ताजमहल अगर हिला तो मीनारें की लंबाई की वजह से सबसे पहले यही गिरेंगी। तो गिरते समय इनका बाहर की तरफ जो वेट है तो बाहर ही गिरेंगी, ताजमहल सेफ हो जाएगा। ताजमहल के ऊपर जो कलश लगे हुए हैं, चांद जो बना हुआ है, ये हिंदू मुस्लिम धर्म का प्रतीक है। इस चीज़ को शाहजहाँ ने सोने से बनवाया था। लेकिन जब यहाँ ब्रिटिश आए, उन्होंने बहुत टाइम तक उन्होंने रूलिंग की। जब वो लोग हिंदुस्तान को छोड़ के गए तो ताजमहल का ही गोल्ड अपने साथ निकाल कर ले गए। ये ताजमहल के टॉप में गोल्ड रहता था। हाँ, दोबारा जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हमारी सरकार ने इसको दोबारा से इसको लगाया बना करके। लेकिन उस समय पैसे का अभाव था, इसलिए जो है इन चीज़ों को पीतल और तांबे से बनाया गया। तो यहाँ पर ये जो चीज़ लगी है, ये उस समय जो है जब ताजमहल बना था उस समय सोने का भाव तकरीबन 60 रुपये का 10 ग्राम सोना था। आज उस सोने की कीमत 85,000 रुपये का 10 ग्राम है। उस समय इस ताजमहल को बनाने में 8 करोड़ रुपये खर्च आया था। आज हम लोग 8 लाख करोड़ खर्च करके भी ताजमहल को नहीं बना सकते हैं। तो ताजमहल एक ऐसी जीती जागती प्रेम कहानी है जो संसार में कभी नहीं दोहराई जा सकती है और आगरा शहर की एक पहचान है। यहाँ से हम लोग रॉयल गेट से आगे के बाद में यहाँ पर जो हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर चारों साइड में बगीचे हैं और 16 बगीचे हैं। इन बगीचों को मुगल गार्डन के नाम से इसको जो है फेमस किया गया है और इन बगीचों का मेजरमेंट बिल्कुल सेम ही है। हर बगीचे का मेजरमेंट सेम है। एक रॉ में 4 बगीचे हैं, इस साइड 4 बैक साइड, 4 इस साइड है, 4 इसकी बैक साइड में है। और 16 बगीचों के बीच में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसको सेंट्रल टैंक के नाम से फेमस है। ये शाहजहाँ की बहुत ही चॉइसफुल जगह है। मुमताज़ की डेथ के बाद शाहजहाँ ने कभी भी यहाँ पे आने का मन बनाया तो यहीं से बैठ करके उन्होंने ताजमहल देखा। इस चबूतरे की जो दूरी है मुख्य द्वार की 50 मीटर है। 50 मीटर ताजमहल की दूरी है, 50 मीटर इसका जो है म्यूजियम है उसकी दूरी है और 50 मीटर गेस्ट हाउस उसकी दूरी है। तो ये जो बिल्कुल इस कंपाउंड में बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, इसलिए इसको सेंट्रल टैंक बोला जाता है। अब हम लोग सेंट्रल टैंक की साइड में चल रहे हैं। ये हम लोग ताजमहल के सेंट्रल टैंक पर खड़े हुए हैं। ये साइड में और ये साइड में दोनों ही म्यूज़िक महल हैं। इनको अभी इस साइड में जो बिल्डिंग है इसको म्यूज़ियम और उसको गेस्ट हाउस के नाम से ये जाना जाता है। वो वाली गेस्ट हाउस। हाँ, यहाँ पर जो म्यूज़िक महल है, यहाँ पर शाहजहाँ जब एंटर होते थे तो उनके लिए यहाँ पर ड्रम और शहनाइयाँ बजा करके उनका वेलकम किया जाता था। ये दोनों पूरब और पश्चिम साइड में बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल टैंक। 50 मीटर दूरी दोनों साइड, इसको सेंट्रल टैंक बोलते हैं। ये 50-50 मीटर दूरी है दोनों साइड की यहाँ से। और ये बिल्कुल परफेक्ट इसका जो है मेजरमेंट है। जिस तरह 50 मीटर दूरी इधर पूरब और पश्चिम है, उसी तरह से उत्तर और दक्षिण में 50-50 मीटर दूरी है। मुख्य द्वार और ताजमहल यहाँ से बिल्कुल सेम इसका डिस्टेंस पर है। ताजमहल जो है ये बिल्डिंग ऐसी है कि इसको बनाने के लिए इसमें सिमेट्री का बहुत ध्यान रखा गया है। हर जगह सिमेट्री का ध्यान रखा गया है और उसके लिए किसी तरह के टूल्स वगैरह नहीं यूज़ किए गए थे। ये पूरा मेजरमेंट धागे से लिया गया है। अब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे, बाकी चीज़ें आपको आगे बताएंगे। कंपाउंड में जो सेंट्रल टैंक पर जहाँ पर खड़े थे उसको क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ से हम लोग ताजमहल की साइड में आगे बढ़ते हुए हैं और इसके ताजमहल का जो राइट हैंड साइड है
यहाँ पर एक रेड स्टोन का जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये उस टाइम का कॉन्फ्रेंस रूम है। इसको उर्दू लैंग्वेज में इसको जमात खाना कहा जाता है। जमात खाना। यस, जमात का जो मीनिंग होता है वो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग से होता है। खाना मतलब कोई कमरा, हॉल या रूम। तो ये जो जमात खाना है, इसको बनाने के पहले यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में जो है एक मस्जिद बनाई गई थी रेड स्टोन की। ये वाली पूरी भाग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जो है पेड़ों के पीछे खड़े हुए हैं। आगे जाने के बाद ये बिल्कुल बिल्डिंग क्लियर दिखती है। इस मस्जिद को ईरान के कारीगरों को नमाज़ पढ़ने की राजा की तरफ से सुविधा दी गई थी, क्योंकि जब ईरान के कारीगर अंदर रह रहे थे, उनको बाहर जाने की सुविधा नहीं थी, तो उनके मन में एक दुख होता था कि वो लोग नमाज जो है मस्जिद में नहीं पढ़ पा रहे हैं, और उनको नमाज़ पढ़ने की एक इच्छा ये रहती थी कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। उन्होंने शाहजहाँ से रिक्वेस्ट की कि हम लोगों को या तो आप बाहर जाने की आज्ञा दीजिए जिससे हम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकें, या मस्जिद अंदर ही बनवा दीजिए। तो शाहजहाँ ने उन कारीगरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस मस्जिद को बनाया। मस्जिद को बनने के बाद ईरान के कारीगरों ने यहाँ नमाज़ पढ़ने की स्टार्टिंग की। कभी कभी राजा खुद भी आया करते थे शाहजहाँ नमाज़ पढ़ने। अभी प्रेजेंट में यहाँ पर आगरा शहर के लोगों को केवल जुम्मे के दिन नमाज़ पढ़ने की जो है यहाँ परमिशन है, मतलब शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन। एवरी फ्राइडे। 2014 से पहले यहाँ पर जो है लोग हर दिन नमाज़ पढ़ा करते थे, लेकिन जब गवर्नमेंट बदली तो कुछ रूल रेगुलेशन जो है चेंज किए गए। तो अभी सिर्फ आगरा के लोगों को शुक्रवार के दिन यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की जो आज्ञा दी गई है, इसका कारण ये है कि ताजमहल शुक्रवार को बंद रखा जाता है। अच्छा। इसका साप्ताहिक अवकाश होता है, और यहाँ ताजमहल की साफ़ सफाई है, मरम्मत है, मेंटेनेंस है, वो शुक्रवार ही किया जाता है। पूरे दिन में ताजमहल को बंद रखा जाता है। बीच में 2 घंटे का समय दिया जाता है आगरा शहर के मुस्लिम लोगों को। वो लोग अपनी ID दिखा करके अंदर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और 2 घंटे के भीतर उन लोगों को जो है बाहर भेज दिया जाता है। वापस भी जाना पड़ता है। उसके बाद और उससे पहले पर्यटकों को शुक्रवार के दिन यहाँ पर आने की आज्ञा नहीं है। उनके जो कुछ जो उनके गेस्ट हुआ करते थे, उनका लंच डिनर और उनका जो है ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ हुआ करता था। पॉलिटिकल इशू के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होता था और डिसीजन लिए जाते थे। तो ये जो जमात खाना है, ये उस समय का जो अभी हम लोग जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट हाउस, जहाँ पर सारे जो है अपने जो कार्य होते हैं, जहाँ पर सारी सभाएं होती हैं, तो ये जमात खाने के रूप में जो है उस समय राजा लोग यूज़ करते थे। तो ये पर्सनल मीटिंग के लिए जमात खाना बनाया गया है। इस तरह मस्जिद है। ये दोनों बिल्डिंग एक दूसरे का बिल्कुल ही एक जैसा रूप है, दूरी बराबर है, लेकिन इसका यूज़ अलग अलग है और दिशाएं अलग अलग हैं। मस्जिद पश्चिम में है और इसका जमात खाना पूरब में। ताजमहल की जो मुख्य इमारत है, ये चारों दिशाओं से बिल्कुल एक जैसी है। इसका जो मुख्य कार्य है, जो गेटों के ऊपर फूल पत्तियों के रूप में दिखाई दे रहा है, ये सारा दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसमें कलर या पेंट इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये पत्थर हैं। इसमें जो पत्थर हैं, ये हम लोग अपनी राशि के लिए अपने गहनों में इस्तेमाल करते हैं। लाल पत्थर इसमें मूंगा लगा हुआ है फूलों में, ये अफगानिस्तान का है। हरा पत्थर पन्ना है, ये रशिया से मंगाया गया है। काला वाला पत्थर कसौटी पत्थर है, ऑनेक्स मार्बल, ये बेल्जियम से मंगाया हुआ है। और पीला वाला बीच में टाइगर आई है, श्रीलंका से मंगाया है। यहाँ से उन्होंने हाथों से इनको बनाया था। और जब इन पत्थरों को जब डिज़ाइन किया जाता था, उस समय उनकी हेल्प के लिए कोई कटर मशीनें नहीं हुआ करती थी। एक चक्का होता था सैंडस्टोन का, उसको हाथ से घुमाते थे और घूमते हुए चक्के की मदद से दूसरे हाथ में पत्थर को पकड़ घिसाई करते थे। तो घिसाई करते समय कारीगरों के नाखून उंगलियाँ सब घिसाया करती थी। और इसको डिज़ाइन देने के बाद पत्थरों को फिर सफ़ेद पत्थर को जो है अंदर की साइड में काटा जाता था। इसको काटने के लिए कोई छेनी हथौड़ा नहीं लगाया जाता था। एक स्टील की रॉड होती थी, उसकी जो निडल होती थी, उसका जो पॉइंट होता था, उसमें मार्बल में प्रेस किया जाता था। उसके प्रेशर से जो मार्बल में कैविटी बन जाती थी, उस कैविटी में स्टोन के अंदर फिट किया जाता था। फिक्स करने के बाद उसको लेवल करते थे, पॉलिश करते थे, तब इसका एक फाइनल लुक दिखाया जाता था। तो ये जो कला है पर्शियन आर्ट के नाम से फेमस है। इसको उर्दू भाषा में पच्चीकारी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको इनले वर्क बोलते हैं। इस कला के कारण ईरानी कारीगरों को शाहजहाँ ने उनके हाथ काट करके, अंगूठे काट करके उनको काम न करने के लिए मजबूर किया था। जिस कला को उन्होंने आज तक जीवित रखा है। उन्होंने जब ताजमहल बनने के बाद जब उनको शाहजहाँ के द्वारा उनको जो है यहाँ से उनको बरी किया गया, तो उन लोगों ने यहाँ से अपने ईरान जाने का उन्होंने फैसला बिल्कुल छोड़ दिया था और आगरा शहर में रह करके उन्होंने इस कला को अपने परिवार को सिखाया। इनकी पहली पीढ़ी ने काम सीखा, फिर दूसरी ने सीखा, फिर तीसरी ने सीखा। आज इनकी 7 पीढ़ियाँ आगरा में मौजूद हैं। इस कला को आज भी वो लोग करते हैं। अच्छा, मतलब इस कला को जब करते हैं तो उनको जो पहले जिस तरीके थे, आज से 400 वर्ष पहले, वही तरीके इस्तेमाल करते हैं और ये बताते हैं कि इन काम को करने में उनके पूर्वजों ने कितनी मेहनत की थी। बिल्कुल। तो हम लोग जब बाहर जाएंगे ना, तो 1-2 मिनट की आप लोगों को वहाँ पर ये इसकी बारे में जानकारी देंगे कि काम होता कैसे है। और आगे चलते हैं आप। अब हम लोग ताजमहल की जो महल है, मुख्य इमारत है, उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से हम लोगों को ऊपर जाने के पहले अपना टिकट एक बार और चेक कराना पड़ेगा।
क्योंकि ऊपर जाने के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज 2019 के बाद से लागू कर दिया गया है। 2018 तक ताजमहल का टिकट 50 रुपये हुआ करता था इंडियंस के लिए। ऊपर वीडियोग्राफी अलाउड है? अंदर जो मेन मुख्य मकबरा है वहाँ पर अलाउड नहीं है, बाहर से आप लोग शूट कर सकते हो। अच्छा, तो व्यूवर्स हमारे अंदर का व्यू नहीं देख पाएंगे फिर? अंदर का व्यू भाई अलाउ नहीं है, अच्छा। रूल बना हुआ है कि हम लोगों को जो है यहाँ से जो बाहर से शूट करना है। अब अपना टिकट निकाल लो, टिकट यहाँ स्कैन करो। इस ताजमहल का जो फाउंडेशन है वो पूरा वुड से बनाया हुआ है, लकड़ी से। और यहाँ जो लकड़ी है उसको पानी की ज़रूरत रहती है और उसको पानी गीला करने के लिए यहाँ पर ये जालियाँ बनाई गई हैं ज़मीन में। तो जब बारिश का पानी गिरता है सारा पानी नीचे जाता है, इसी फाउंडेशन में लकड़ी उस पानी को एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, वो जो सारे छेद हैं? हाँ, वो एब्जॉर्ब करती है लकड़ी। और लकड़ी से बेनिफिट ये होता है, कभी भी यहाँ भूकंप आते हैं तो नीचे वाला फाउंडेशन जो लकड़ी का है वो तो वाइब्रेट करता है, लेकिन उसका वाइब्रेशन ताजमहल तक नहीं आता है। अच्छा। आज इसका डिसीजन, आज का इसका नतीजा ये है कि ताजमहल को बने हुए 400 सालों में न जाने कितनी बार धरती हिली होगी यहाँ पर, लेकिन उस लकड़ी के कारण इस ताजमहल को कोई भी नुकसान नहीं है। और आने वाले समय में भी इस ताजमहल को लकड़ी से बहुत सारा सिक्योरिटी मिलेगी और आने वाले समय में ताजमहल को कोई नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि लकड़ी जो है वो यहाँ पर इस तरह की लगाई गई है कि उसको नमी से ताकत मिलती है। अगर वो लकड़ी सूख जाती है तो लकड़ी जो है टूटने के बाद ख़राब हो सकती है। इस लकड़ी का नाम है सालवुड, सागवान। सागवान। हाँ, इसको कभी भी आप पानी में रखते हैं ना तो उसमें कीड़ा लगता है, न कभी नमी से उसको नुकसान होता है। और ये लकड़ी है सालों साल चलती है। ये ताजमहल का जो फाउंडेशन है पूरा लकड़ी के ऊपर बनाया गया है, जिससे ताजमहल को अर्थक्वेक में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम लोग आगे चलेंगे, आप लोगों को जब सेकंड फ्लोर पर जाएंगे वहाँ पे ताजमहल की विशेषताओं के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। आ जाओ। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर जाएंगे। अभी यहाँ से ऊपर जाने के बाद में हम लोग जब अंदर मेन बिल्डिंग में जाएंगे तो अंदर शाहजहाँ मुमताज़ की समाधियाँ हैं दोनों की। नीचे जो ओरिजिनल समाधियाँ वो तो बंद रखी हुई हैं, ऊपर वाला जो समाधियाँ हैं वो नकल है। उसको नकल को हम लोग देखेंगे। ओरिजिनल समाधि जो है साल में 3 दिन खुलती है, जब इनकी शाहजहाँ मुमताज़ की बरसी होती है पब्लिक के लिए। वो बरसी कब होती है? बरसी जो है अभी इसका जनवरी के महीने में निकली थी बरसी है। इसका 10 दिन का जो है टाइम शिफ्ट होता है हर साल। तो ये जो है ना सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में आती है, उस समय पब्लिक नीचे जाके ओरिजिनल समाधियाँ देख सकती है। बाकी ये वीआईपी जब कभी आती है तो पब्लिक को 2 घंटे के लिए ब्रेक देते हैं, उन वीआईपी के लिए नीचे वाला पोर्शन खोलते हैं, खोला जाता अब है। हम लोग ऊपर जाएंगे, शाहजहाँ मुमताज़ की समाधियाँ देखेंगे। वहाँ पर ये नकल समाधियाँ हैं शाहजहाँ मुमताज़ की, लेकिन हम लोगों को वहाँ पर वीडियो शूट करने की परमिशन नहीं है। वहाँ पर केवल हम लोग आंखों से देखने के बाद में आप लोगों को इसके बारे में जानकारी बाहर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर सकते हम वहाँ। ओके, लेट्स गो। ये पत्थर जो है रियल पत्थर है, मकराना मार्बल। ये वाली पत्थर है? ये राजस्थान किशनगढ़ से लाया हुआ पत्थर है। उस जगह का नाम मकराना रखा गया है, उस शहर के नाम से इस पत्थर का नाम मकराना रखा है, मकराना मार्बल। इसकी 3 विशेषताएं हैं। ये पत्थर बहुत मजबूत है। दूसरी खास विशेषता ये है कि ये जल्दी गर्म नहीं होता है, ठंडा रहता है। और तीसरी विशेषता ये है कि जब इसमें चांद की रोशनी पड़ती है तो ये लाइट को अंदर खींचता है, चमकता है ये पत्थर। अभी किस तरह चमकता है ये दिखाते हैं आपको। ये छोटी सी लाइट है, अभी इसका सूरज की रोशनी सामने कोई भी इसके पावर नहीं है, लेकिन ये छोटी सी जो लाइट अंदर मार्बल में जाती है ये मार्बल को जिस तरह शाइन करता है, लाइक दिस। बिल्कुल। तो ये चांदनी रात में देखने के लिए आप लोग पूनम की रात में आते हैं, उसका टिकट 750 रुपये लगता है। उसको देखने के लिए एक दिन पहले लोग आते हैं, प्लानिंग करते हैं, और मुख्य द्वार से ही आप लोगों को ये जो चांदनी रात में ताजमहल को दिखाया जाता है। अब हम लोग ऊपर चल रहे हैं मेन बिल्डिंग में। अंदर मुख्य मकबरे पर आ चुके हैं। यहाँ से जो मुख्य इमारत का जो प्रवेश द्वार है बिल्कुल सीध में दिखाई देता है। अब इसके अकॉर्डिंग उस तरफ जो शाही दरवाज़ा है वो भी इसके सेंटर में है। शाही दरवाज़ा सामने वाली रॉयल गेट। और इस तरफ जो कॉन्फ्रेंस रूम है इसके सामने मस्जिद है, ये बराबर दूरी पर है दोनों बिल्डिंगें। कहीं भी कोई भी 1 इंच का भी इसमें डिफरेंट नहीं है। और ये बनाने के लिए सिर्फ आईडी का यूज़ किया गया है, कोई मशीनें कटर कंपास का यूज़ कहीं नहीं किया। वीडियो यहाँ से बंद हो जाएगी? ये यहाँ तक बनेगी, अंदर नहीं से बनाएंगे। अच्छा, यहाँ से वीडियो बंद है? यहाँ तक बनाने लो एक्सट्रीम वाली। ताजमहल जो पूरे विश्व प्रसिद्ध है ना, अपनी इस कला के लिए प्रसिद्ध है। इसको इनले वर्क के नाम से फेमस है। ये उर्दू लैंग्वेज में इसको पचेगारी बोलते हैं, फारसी में पेट्रोडोरा। ये सारे पत्थर जो हैं ये विशेष पत्थर हैं जो हम लोग अपने राशि के लिए अपने गहनों में इस्तेमाल करते हैं। और ये पत्थरों को ईरानी कारीगरों ने विदेशों से यहाँ से प्रोवाइड करने के बाद में उनको हाथों से डिज़ाइन किया है। ये सब हाथ से डिजाइन किया? हाँ, ये कला ही ताजमहल का एक विशेष रूप है, जिसके लिए ताजमहल पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में
पूरे संसार में इसकी जो है प्रसिद्धता है। ये पूरा काम हाथ से किया गया है। ये इस पत्थर के अंदर ही जिसको जो है फिक्स किया गया है, मार्बल के अंदर इसको फिट किया गया है। पहले इसको डिज़ाइन किया गया है स्टोन को, फिर मार्बल को इसी शेप में काटा गया है और उसके स्पेस गैप में इस पत्थर को चिपकाया गया है। चिपकाने के बाद में घिसाई करके लेवल किया है, पॉलिश किया है। ये सारे पत्थर जब चांदनी रात होती है तो चमकते हुए नज़र आते हैं ये। तो इन पत्थरों को देखने के लिए आप लोग खास तौर से चांदनी रातों में आते हैं और इसका टिकट जो है 750 रुपये होता है। केवल आपको मुख्य द्वार से ही ताजमहल के दर्शन कराए जाते हैं। रात के समय अंदर आने की आज्ञा नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी जाती है रात। अब हम लोग अंदर मुख्य मकबरे में जा रहे हैं। अंदर वीडियो शूट करने की परमिशन नहीं है। अंदर का आंखों देखा हाल आपको बाहर निकलने के बाद में आपको बताया जाए। तो चलिए और अंदर चल करके हम लोग अभी विजिट करेंगे और निकलने के बाद आपको दिखाएंगे, बताएंगे कैसा अंदर का हम लोग का एक्सपीरियंस रहा। है ये मुस्लिम परिवारों की औरतों के लिए बनाई गई है। इसको उर्दू भाषा में झरोखा कहते हैं। झरोखा, क्योंकि मुस्लिम परिवारों में औरतों को समाधियों पर और मस्जिदों में जाने की आज्ञा नहीं है। इस कारणवश शाहजहां ने ये लॉबी को बनवाया था। इस लॉबी के बीच बीच में कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों को ज्वाइन किया गया है एक दूसरे से। अच्छा, तो ये 8 कमरे जो हैं ये चारों तरफ बनाए गए हैं और हर कमरे में इस साइड में डोर बनाया गया है जाली से, पत्थर को काट के। अच्छा, उस साइड देखने के लिए। मुस्लिम परिवार की जो औरतें होती थी वो यहाँ से अंदर आने के बाद इन जालियों वाले डोर से समाधि के दर्शन करते थे। अच्छा, पहले ये रैलिंग भी नहीं थी तो यहाँ पर बैठ कर के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए शाहजहां मुमताज़ की यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जाती थी, कुरान पढ़ा जाता था और उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। ये झरोखा जो है ख़ास तौर से मुस्लिम औरतों के लिए बनाया गया है। इसको उर्दू भाषा में इसको झरोखा कहते हैं ना। किसी चीज़ को हम लोग एक चीज़ के पार देख सकते हैं तो उसको इंग्लिश में तो उसको ये है क्या नाम है, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, लेकिन उर्दू में इसको झरोखा बोला जाता है। ये लॉबी जो है ये झरोखा है ताजमहल के अंदर, चारों तरफ ये बनी है। अब हम लोग जो इस बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे तो हम डायरेक्ट पीछे जमुना नदी के किनारे होंगे जो ताजमहल का बैक साइड पोर्शन है, बिल्कुल इसके पीछे साइड में। हाँ। मूव डू नॉट स्टॉप हियर। आचार्य जी नमस्कार। आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग आ गए हैं जमुना नदी के किनारे, बिल्कुल पीछे में। अब हम लोग ताजमहल के बैक साइड में हैं। ये यमुना नदी है, हमारे आगरे की प्रसिद्ध नदी। इस नदी के किनारे ताजमहल बनाया हुआ है। नदी के उस तरफ एक कुछ अधूरा का इसका सेक्शन दिखाई दे रहा है। वहाँ पे शाहजहां ने काला ताजमहल बनाने की प्लानिंग की थी। हाँ, दिख तो रहा है वो सामने। लेकिन शाहजहां के बेटे ने इसको कंप्लीट नहीं करने दिया। औरंगजेब ने। शाहजहां ने ये सोचा था कि यहाँ काला ताजमहल बना के लोगों को रात वाला जो सुंदरता है दिन में ही दिखाई जा सकती थी। लेकिन बेटे का ये मानना था कि अगर वहाँ ताजमहल बना तो बहुत पैसा दोबारा से खर्च होगा जैसे ताजमहल को बनाने में हुआ था। तो बेटे ने अपने पिता को समझाया पहले। जब बेटे की बात को पिता ने नहीं माना, फिर शाहजहां और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में बेटे ने अपने पिता को हराया और उनको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। और इस तरफ आगरा किला दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर। वहाँ पर शाहजहां को जो गिरफ्तार किया था, तो शाहजहां की ये एक मन की इच्छा चॉइस जो थी, इसको उनके बेटे की वजह से इसको पूरा नहीं कर पाए और शाहजहां को वहाँ उनके बेटे ने अरेस्ट किया था, जहाँ आगरा फोर्ट दिखाई दे रहा है। आगरा फोर्ट में उसको कैद करके रखा था। हाँ, मतलब शाहजहां की बीमारी के कारण उधर ही मृत्यु हो गई थी। जब उनके बेटे ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उन्होंने काले ताजमहल का काम यहाँ पर बंद करा दिया है। ये काले ताजमहल को लेकर के ही दोनों में झगड़ा हुआ था। हाँ, और ये जगह आज भी सरकार की संपत्ति है। सरकार इसको खरीदती बेचती नहीं है क्योंकि ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये प्रॉपर्टी है। इसके यहाँ पर किसी को कोई कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन नहीं। अच्छा, ये यमुना नदी का दूसरा किनारा है और यहाँ तक लोगों को आने के लिए हाईवे के तरफ साइड से अंदर आना पड़ता है। इसका जो न्यू नेम है वो मेहताब बाग के नाम से फेमस है। मेहताब बाग। अच्छा, क्या लोग ऊपर मीनार पे भी जाते हैं क्या? पहले जाते थे, लेकिन कुछ प्रेमियों ने यहाँ से उन्होंने आत्महत्याएं करने की वजह से इसकी एंट्री बंद कर दी। अच्छा, ऊपर सबसे ऊपर जाते थे। हाँ, आज से 200-250 साल पहले कुछ लोग जाते थे ऊपर, लेकिन कुछ प्रेमियों ने अपनी प्रेमिका को से प्रेम के उसमें नाराज़ होने के कारण यहाँ से जब आत्महत्याएं की, ऊपर से नदी में कूद जाते थे लोग। अरे यहाँ नीचे पत्थर में गिर जाते, नीचे पत्थर में गिर जाते तो इसलिए जो है ना उनको ऊपर जाने की पब्लिक को परमिशन कैंसिल कर दी हुई है। लेकिन अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसका अंदर सीढ़ियाँ बनी है गोल शेप में और 185 फीट ऊंचाई है इसकी टॉप टू बॉटम। 185 टॉप फ्लोर पे जाने का पूरा आगरा शहर यहाँ से देखा जा सकता है। अच्छा, वीवीआईपी मूवमेंट के लिए तो खुलती होगी? नहीं, वीवीआईपी के लिए सर्वे आते हैं ना, जब सर्वे होता है तभी और अलाउ होता है। अच्छा जी। ताजमहल का ये जो रूप है चारों दिशाओं से बिल्कुल एक जैसा ही है। चारों तरफ से ताजमहल का सेम लुक, सेम डिज़ाइन, सेम वर्क। और इसमें ताजमहल में कुछ जो कला है, जैसे डोर के ऊपर जालियाँ बनी हैं, ये हनी कोम डिज़ाइन बनाया हुआ है। जो शहद बनाती है ना मधुमक्खी, उसका छत्ते डिज़ाइन बना हुआ है।
अब यहाँ से ऊपर देखेंगे गेट में, यहाँ पर पत्थर को जो काटा गया है वो डायमंड शेप में काटा गया वो ऊपर वाले डायमंड शेप है। है। हाँ, हाँ, और इसके गेट का जो किनारा है इसमें रस्सी का शेप में डिज़ाइन बनाया गया है। सारा काम हाथ से किया गया है, इसमें कोई अच्छा ये क्या लिखी हुई है सारी? अरबी भाषा लिखी है, जैसे हम लोग संस्कृत में श्लोक लिखते हैं ना, तो हाँ, ये हाँ। अरबी में कुरान की आयतें लिखी हैं और ये दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं जो ताजमहल की सुरक्षा के लिए राजा ने उस समय यहाँ पे लिखवा दी थी, जिससे आज ताजमहल पूरी दुनिया में जो लोग आते हैं तो उनका ये जो कुरान की भाषा है, आयतें हैं, ये सुरक्षा कवच के रूप में जो है लोगों को बेनिफिट देती है, फ़ायदा। अब इस ताजमहल में आपको एक मैजिक वर्क दिखाएंगे, जादुई कारीगरी। अच्छा, ताजमहल में ये जो पिलर बने हुए हैं, इधर ध्यान देखो, ये वाली। हाँ, इसको नीचे से ऊपर तक देखेंगे ना, इसका कुछ हिस्सा इसका डीप दिखाई दे रहा है, कहीं गड्ढे में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कहीं धंसा हुआ दिख रहा है, कहीं ऊपर दिख रहा है। इसका जो इसका रूप है ना, अंदर बाहर इस तरह से नजर आता है। लेकिन जहाँ पर हम लोग गड्ढा दिख रहा है ना, हाँ, वहाँ पर कुछ और ही इसकी डेफिनेशन है, वो आपको क्लोज में जाके दिखाएंगे। आ जाइए। चलिए, कलीमुद्दीन जी के द्वारा हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं ताजमहल की बनावट को। ये इसका जो पिलर है, इसका जो डीप वाला पार्ट जो हम देख रहे थे डिस्टेंस से, हाँ जी, वो रियल में फ्लैट है। अरे बिल्कुल फ्लैट है, ये तो बिल्कुल फ्लैट है। ये हमारी आंखों का धोखा है, कारीगरी का बेहतरीन एक पेशकश है। ताजमहल जो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसकी सुंदरता, कला, इतिहास, मजबूती और प्यार की एक पहचान के रूप में इस ताजमहल को बनाया गया है। इस ताजमहल का किसी बिल्डिंग से कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए इसका नाम ताजमहल है, मतलब महलों का ताज, ताजमहल। शाहजहां मुमताज़ की एक प्रेम कहानी है जो संसार में कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। हमारे आगरा शहर की जो पहचान है सिर्फ ताजमहल के कारण है। अगर आगरा में ताजमहल नहीं होता तो शायद इस आगरा शहर का कोई नाम नहीं होता। मुग़लों ने इस आगरा शहर को नाम दिया था। इसमें मुख्य जो शासक थे अकबर, उन्होंने जब राज किया और उन्होंने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया था तो आगरा शहर को उन्होंने राजधानी घोषित किया था। इसका नाम अकबराबाद रखा था उन्होंने अपने नाम, सबसे पहला नाम था उसका नाम अकबराबाद जो रखा था, उन्होंने अपने नाम से शहर को नाम दिया था। लेकिन इस नाम का जब संशोधन किया गया तो उसका नाम आगरा पड़ा। आगरा पड़ा। अभी आगरा जो है एक ताजमहल के कारण लोगों का एक आकर्षण है, पर्यटन के लिए बहुत पूरी दुनिया में पहचाना गया है। और ये ताजमहल के अलावा किला, दयाल बाग, सिकंदरा, ये 4 इमारतें और भी हैं, मुख्य इमारतें। 2 इमारतें छोटी छोटी हैं जो राम बाग और एतमाद-उद-दौला के नाम से फेमस हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर राजस्थान की साइड में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक महल और पड़ता है जिसका नाम फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी, हाँ। और ये फतेहपुर सीकरी जो है, ये अकबर ने अपनी एक मन्नत मांगी थी, उस मन्नत को जब पूरा किया हुई थी उनकी मन्नत, जो उनको संतान मिली थी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े महापुरुष रहते थे जिनका नाम सलीम चिश्ती था। उनकी वहाँ पर उन्होंने समाधि बनाई और उस महल को पहाड़ी के ऊपर जो बनाया है वो भी आज पर्यटक का एक मुख्य आकर्षण है। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। नदी को थोड़ा सा और पास से हम लोग देख लें। शूट करके आ जाओ तो तुम्हें बात। हेलो, अभी ये देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, जिसके कारण अभी नदी का जलस्तर जो है वो थोड़ा भी कम है, क्योंकि आगे में इस साइड में गोकुल है मथुरा के आगे, वहीं से अभी वहीं पे एक बैराज है जिससे पानी को रोक करके रखा गया है, नहीं तो पानी का लेवल कुछ और ही होता है यहाँ पे। और अभी आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, देखिए ये यमुना नदी है और ठीक यमुना नदी के किनारे ये ताजमहल स्थित है। और कलीमुद्दीन जी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए और बताइएगा कि आप लोग को ताजमहल कैसा लग रहा है। तो आइए अभी कलीमुद्दीन जी के साथ अभी और आगे हम लोग चलेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। ये कौन सी डिजाइन है? चमेली फूल, चमेली फूल, चमेली के फूल की डिजाइन हाँ। है, फर्श की। इस फर्श को भी एक चमेली फर्श के नाम से मशहूर है ये। अच्छा, ताजमहल की सुंदरता के कारण बढ़ाने के कारण ये इसको चारों तरफ बॉर्डर में बनाया गया है। ये चारों तरफ से सेम है? ताजमहल चारों तरफ से सेम है, इसके बॉर्डर को चारों तरफ बनाया हुआ है ताजमहल के बिल्कुल। यही सामने ये कॉन्फ्रेंस रूम है, ये वाली ये कॉन्फ्रेंस रूम है, ये वाली। अच्छा, अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं ना। अब हम लोग मुख्य द्वार की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से ताजमहल के बाहर एग्जिट करेंगे। सेम सिस्टम जैसे हम लोगों ने आते टाइम जो दी
किया था, टिकट चेक हुई थी, तलाशी हुई थी। तो यहाँ बाहर जाने के टाइम पर हम लोग की तलाशी नहीं होती है, सिर्फ हम लोग टिकट चेक करा के बाहर निकल जाते अच्छा, बाहर जाते रहे हमें टिकट चेक करवानी हैं। है? यस यस यस। क्योंकि जो विंडो का जो टिकट होता है ना, कॉइन के साथ दिया जाता है, वो रिफंड होती है? मेट्रो सिस्टम होता है, अच्छा तो उसको रिटर्न करना पड़ता है। वो टिकट जो है दोबारा चार्ज होता है, दोबारा यूज हो जाता है। अच्छा, इधर से चलें, इस साइड से निकले? फिर भी पहुँच जाओगे फिर क्या इधर जो है, फिर हम लोग को घूमना पड़ेगा। फिर ये रास्ता हमारा बिल्कुल सीधा गेट तक पहुँच रहा है। ये वाली? हाँ, हम लोग इधर से ही तो गए थे अभी। अच्छा, सारा सब कुछ इधर से बता दीजिए आपको। अभी हम लोग ताज का एक्सप्लोर कर चुके हैं और अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। चलिए, उम्मीद करेंगे आप लोग से कि ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा आप लोगों को और अच्छे से एंजॉय कीजिए। और ऐसे ही इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे बने रहेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। धन्यवाद। ठीक है कलीमुद्दीन जी, हम लोग ऑडियंस को बाय बाय कर देते हैं। ओके, अब हम लोग ताजमहल से बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ताजमहल का पूरा विजिट कर चुके हैं। वीडियो अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर है? मेरा नाम सलीम है, मैं यहाँ पर टूरिस्ट गाइड हूँ ताजमहल के लिए। आप लोग अगर मेरे टूर अगर आपको पसंद आया हो, मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया तो आप लोग मेरे को हायर कर सकते हैं। हम लोग बाहर, हमारा एक ऑफिस है, वहाँ पर हम लोग जो है वहाँ से आप लोगों को मीटिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो ये अपलोड कर सकते हैं ना, कोई इशू? कोई इशू नहीं। चलिए, थैंक यू कलीमुद्दीन जी।